हेलो एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। दिस इज़ आसिफ रफ़ीक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, इस लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही अहमियत रखते हैं, और जिसमें पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बॉम्बे प्लान 1944। गाइस, बॉम्बे प्लान एक्चुअली एक प्लान बनाया गया था बिजनेस लीडर्स ने, जितने भी इन्फ्लुएंशियल फेमस पॉपुलर बिजनेस लीडर्स इंडिया में थे, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बनाया जनवरी 1944 में, जिस प्लान को नाम दिया गया बॉम्बे प्लान 1944। और इस टॉपिक से अभी तक मैंने किसी पेपर में क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो दैट विल बी परटेनिंग टू द सिग्नेटोरीज ऑफ बॉम्बे प्लान। कौन कौन से या इस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द सिग्नेटोरी ऑफ बॉम्बे प्लान, या हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिग्नेटोरी ऑफ बॉम्बे प्लान, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने लिखा है सिग्नेटोरीज ऑफ बॉम्बे प्लान वायर मिस्टर J.R.D. टाटा, मिस्टर G.D. बिरला, जॉन मैथाई एंड A.D. शरॉफ एसेट्रा। कुछ और भी सिग्नेटोरीज थे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इन्हीं 4 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज या सिग्नेटोरीज का नाम ऐड किया है। और इस प्लान में जो बिजनेसमैन थे दे फर्मली अपोजिट स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट प्रैक्टिसेस। आप सबको पता होगा, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा सोशलिज्म किसे कहते हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी किसे कहते हैं, जिसमें रिसोर्सेज आर अंडर द गवर्नमेंट ओनरशिप, रिसोर्सेज आर नॉट अंडर द प्राइवेट ओनरशिप। उस टाइप ऑफ इकोनॉमी, इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम सोशलिज्म या सोशलिस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो इन बिजनेस मैन ने इस प्लान में इस टाइप ऑफ सोशलिस्ट प्रैक्टिसेस को अपोज किया, और जो 5 ईयर प्लान सिस्टम था कि हर 5 सालों के लिए हम एक प्लान बनाएंगे, इसको इस प्लान में इन बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया। और जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस प्लान के दैट वाज फर्स्ट बैलेंस्ड इकोनॉमी, यानी कि रिच और पुअर की ग्रुप ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। पर कैपिटा इनकम जो उस टाइम 22 पॉइंट थी, उसको इंक्रीज करना 45 पॉइंट तक विद इन 15 ईयर्स फ्रॉम द टाइम द प्लान गोज इनटू ऑपरेशन। जिस टाइम से इस प्लान को इफ़ेक्ट में लाया जाएगा, उस टाइम से लेके 15 ईयर्स तक हमें 22 पॉइंट से लेके 45 पॉइंट तक पर कैपिटा इनकम को बनाना है। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन में पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं इकोनॉमी में। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बॉम्बे प्लान का रखा गया दैट वाज रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना। मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स जो एक पर्सन के लिए एक डे के लिए रखा गया दैट वाज 2800 कैलोरीज फूड ए डे फॉर ईच पर्सन। उसके अलावा 30 यार्ड्स ऑफ क्लोथिंग उसके पास होना चाहिए एक बंदे के लिए, एंड 100 स्क्वायर फीट ऑफ हाउसिंग। ये कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखा गया एक इंडिविजुअल के लिए इस प्लान में। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड शेयर ऑफ सर्विस को चेंज करना फ्रॉम 53% शेयर ऑफ एग्रीकल्चर को 40% बनाना, 17% इंडस्ट्री को 35% बनाना, और सर्विस सेक्टर में 22%। सॉरी गाइस, यहाँ पर 22% हैं, लेकिन यहाँ पर 25 लिखा है, तो ये 5 के बदले आप प्लीज़ परसेंटेज करना, उसको 20% बनाना। तो दिस वाज अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस विच वाज ड्रिवन अपॉन इन द बॉम्बे प्लान। तो गाइस, ये था बॉम्बे प्लान। छोटा सा टॉपिक था, क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसाइज इस पर नहीं
देना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूटी टू माय लेक्चर सीरीज़ मैंने ये अपने नोट्स में ऐड किया। उसके बाद जो आज का सेकंड टॉपिक है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ CR प्लान, जो अगेन 1944 में लाया गया। तो CR प्लान के मुतालिक मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा क्यों इस प्लान को लाया गया। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला कि देयर वाज अ डेडलॉक on the formation and structure of constituent assembly between the Congress and Muslim League। कांग्रेस डिमांड कर रही थी इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो ब्रिटिशर से डिमांड कर रही थी कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ यहाँ पर 2 नेशंस बनने चाहिए, आप हमारी 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कीजिए, मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट पाकिस्तान बनना चाहिए। तो इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए एक फार्मूला लाई गई जिसको हम कहते हैं CR फार्मूला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये एक प्री कंडीशन रखी थी। उसने ये दोनों पार्टीज़ को बोला था, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोला था, जब तक आप अपने दरमियान सेटलमेंट नहीं लाओगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब तक अपने दरमियान जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जितना भी सपट मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान है, उसको ख़त्म करना पहले आपको है, उसके बाद हम इंडिपेंडेंस का अनाउंसमेंट करेंगे। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं C राजागोपालाचारी, जिसको हम शॉर्ट में राजा जी भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज अ राजा जी, तो इसका आंसर है C राजागोपालाचारी। उसने एक फार्मूला निकाली, उसने एक फार्मूला बनाई टू ब्रिंग दिस डेडलॉक टू एन एंड, इस डेडलॉक इस डिसएग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए, जिसको हम राजा जी फार्मूला और CR फार्मूला कहते हैं। तो इस CR फार्मूला में जो प्रपोजल्स रखे गए अब हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रपोजल रखा गया, द लीग वाज टू एंडोर्स द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस and to cooperate with the Congress in formation of provisional interim government for a transitional period। जो मुस्लिम लीग जो ब्रिटिशर से डिमांड कर रही हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पर बाइफर्केशन पार्टीशन होना चाहिए, मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट करना है, एंडोर्स का मतलब होता है एक्सेप्ट करना है, जो इंडिया की डिमांड है इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, और जो कांग्रेस फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल और इंटीरियम गवर्नमेंट की डिमांड कर रही हैं उसको भी मानना है, उसके लिए भी कोऑपरेशन करना है मुस्लिम लीग को फॉर ए ट्रांजिशनल पीरियड। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एट द एंड ऑफ द वार, जो ही वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा। ये CR फार्मूला कहता है कि एक कमीशन बनाया जाएगा, एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जो डिमार्केट करेगा, जो देखेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है वहाँ पर उन डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेबिसिट किया जाएगा, एक रेफरेंडम किया जाएगा, वहाँ के लोगों को ये पूछा जाएगा कि आप किस के साथ रहना चाहते हो। अगर ऑन द बेस ऑफ अडल्ट सफरेज, यानी कि सबको वोट दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या राय है ओवर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उस और बिफोर प्लेबिसाइड ऑल पार्टीज एक्सप्रेस व्यूज ऑन पार्टीशन, और इस प्लेबिसिट से पहले जो दूसरे पॉइंट में रखा गया कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो प्लेबिसिट कराएगा हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर मुस्लिम्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं। उस प्लेबिट से पहले जितने भी इंडिया में पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हैं, चाहे वो हिंदू महासभा हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी भी राय, उनकी भी व्यूज देखे जाएंगे ऑन पार्टीशन, क्या इंडिया में रियली पार्टीशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्रपोजल CR फार्मूला में रखा गया, इट वाज, अगर तमाम पार्टीज़ ने, अगर लोगों ने एक्सेप्ट किया पार्टीशन, सब ने बोला हाँ इंडिया में पार्टीशन होना चाहिए इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, उस देन एग्रीमेंट वाज टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेफ गार्डिंग डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन।
लेकिन फिर पार्टीशन के बाद जो डिफेंस हैं और कॉमर्स हैं, कम्युनिकेशन, जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये तमाम सेंटर के हाथों में रहेंगे, यानी कि ये जॉइंटली इन पे काम किया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान बोथ वुड ऑपरेट जॉइंटली ऑन दीज 3 सब्जेक्ट्स। ये 4th प्रपोजल रखा गया CR फार्मूला में। उसके बाद इसी दरमियान इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात होती है गांधी और जिन्ना के दरमियान, जिसे हम गांधी जिन्ना टॉक कहते हैं। गांधी एंड जिन्ना के घर में बॉम्बे 1944 में मिलते हैं और वो कुछ बातें करते हैं, वो कुछ बातचीत कन्वर्सेशन करते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश डिपार्चर। जब ब्रिटिश इंडिया को आज़ाद करेंगे, फिर इंडिया का फ्यूचर के मुतालिक वो कुछ बातें करते हैं, जिसको हम गांधी जिन्ना टॉक कहते हैं। ये छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट, कभी पूछा जा सकता है कि गांधी जिन्ना टॉक टुक प्लेस इन विच ईयर 1944, लेकिन जो जितने भी इन्होंने बातें की वो फेल होती हैं, इसलिए मैंने लिखा है द टॉक फेलर। और जो CR फार्मूला है जो 1944 में C राजगोपालाचारी ने डेवलप किया था, बनाया था, वो फेल होता है, उसको मुस्लिम लीग रिजेक्ट करता है। पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई मुस्लिम लीग रिजेक्टेड CR फार्मूला, इट वाज 2 नेशन थ्योरी में, इस फार्मूला में 2 नेशन थ्योरी के मुतालिक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। 2 नेशन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ 2 नेशन वाज नॉट एक्सप्लिसिट इन दिस फार्मूला। मुस्लिम लीग ने कहा कि देयर इज़ नो क्लियर कॉन्स्पिक्यूअस एक्सप्लेनेशन ऑफ पाकिस्तान इन दिस फार्मूला, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया, आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर। जो मैंने आपको बोला कि अगर पार्टीशन हो भी जाएगा तो डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन पे जॉइंटली काम किया जाएगा, जॉइंटली ऑपरेट किया जाएगा। ये जो कॉमन सेंटर की बात आइडिया है, इसकी वजह से भी मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी, उन जो प्लेबिसिट का इशू था, उसके लिए मुस्लिम लीग ने कहा कि जो आप प्लेबिसिट की बात कर रहे हो वो खाली उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, खाली मुस्लिम्स को ही आप वोट दे, खाली मुस्लिम्स को ही आप पूछें कि आपकी व्यूज़ क्या हैं ओवर द पार्टीशन। जो अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, अगर वहाँ पर कोई हिंदूज़ हैं या सिख हैं, उनसे राय नहीं पूछनी चाहिए। दिस वाज द 3rd इम्पॉर्टेंट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, ओविंग टू विच मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द CR फार्मूला। तो गाइज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। ऑल्दो दीज टॉपिक्स आर मोर स्किव्ड टुवर्ड्स द थ्योरी, ये ज़्यादा थ्योरी, इनमें डेट्स ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसके बाद आज का जो 3rd इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ देसी लियाकत पैक्ट 1940। तो ये पैक्ट एक्चुअली एक एग्रीमेंट भोलाभाई देसाई एंड लियाकत अली खान के दरमियान होता है जनवरी 1945 में, जिसको हम देसाई लियाकत पैक्ट कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन देसाई लियाकत पैक्ट 1945 हु ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट किया, या मुस्लिम लीग को किसने रिप्रेजेंट किया देसाई लियाकत पैक्ट में। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, भोलाभाई देसाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया इस देसाई लियाकत पैक्ट 1945 में। तो अगेन दिस वाज ए सीरीज ऑफ डिस्कशन। इन 2 पर्सनालिटीज़ के दरमियान कुछ बातें हुई, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट एट सेंटर। इंडिया में जब ब्रिटिश जब इंडिया को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक इंटीरियम यानी कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो उसकी फॉर्मेशन के मुतालिक कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ प्रपोजल्स रखे गए इस पैक्ट में जो 1945 में
भोला भाई देसाई एंड लियाकत अली खान के दरमियान हुआ। तो इसमें पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा गया कि जो इंटीरियम गवर्नमेंट बनेगी आफ्टर द ब्रिटिश डिपार्चर, उसमें इक्वल नंबर ऑफ पर्सनस नॉमिनेट किए जाएंगे बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। फॉर एग्जांपल, अगर इस इंटीरियम गवर्नमेंट में 16 मेंबर्स हैं तो 30 मेंबर्स इसमें मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेंगे और अदर 30 मेंबर्स इसमें कांग्रेस नॉमिनेट करेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रपोजल ऑफ देसाई लियाकत पैक्ट, इक्वल नंबर ऑफ पर्सनस नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। Second important proposal, 20% of seats for minorities in the central and provincial council। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल हैं या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल हैं उसमें 20% सीट उसको रिजर्व रखेंगे हम माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है जितने भी SCs हैं या STs हैं या सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ में थे उनके लिए 20% सीट्स रखे जाएंगे इस सेंट्रल या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल में। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट जो इंटीरियम गवर्नमेंट हैं जो हम बनाने वाले हैं ये काम करेंगी इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जिसने भी पॉलिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा होगा उसको पता होगा कौन कौन प्रपोजल इस एक्ट में रखे गए और उन्हीं प्रपोजल्स उन्हीं प्रोविजन्स के हिसाब से जो ये इंटीरियम गवर्नमेंट है काम करेगी। और अगर आपको चाहिए जितने भी ये एक्ट्स हैं टिल फ्रॉम रेगुलेशन एक्ट 1773 तो मैं एक सीरीज़ उनके लिए भी लाऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि आपको वो चाहिए। तो ये था देसाई लियाकत पैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेवल प्लान है जो 1945 अगेन जून 1945 में नया विसरा यहाँ पर भेजा जाता है जिसका नाम है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल को जून 1945 में लाया जाता है एज ए न्यू विसरॉय टू इंडिया। और जो लॉर्ड वेवल हैं उसने जितने भी उस टाइम कांग्रेस लीडर्स जेल में थे या जितने भी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, लॉर्ड वेवल जब विसरॉय बन के आए तो ही रिलीज्ड ऑल द लीडर्स फ्रॉम द जेल। और उन्होंने लॉर्ड वेवल ने इन तमाम कांग्रेस लीडर्स को इनवाइट किया, उनको बुलाया कि आप एक इंटीरियम पॉलिटिकल एग्रीमेंट के लिए, एक पॉलिटिकल पैक्ट के लिए, पॉलिटिकल ट्रूस मुआहदे के लिए आप शिमला आ जाइए, जो उस टाइम की समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स थी। शिमला उस टाइम जून था चल रहा था तो बहुत ही गर्मी थी, लेकिन शिमला बहुत एक ठंडी जगह है, इसलिए उन्होंने इनको इनवाइट किया शिमला में कि आप यहाँ पर आ जाइए, हम एक बात करेंगे, हम एक प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसको कहा गया वेवल प्लान। और दो वेवल प्लान में प्रपोजल्स रखे गए। इसमें पहला इम्पॉर्टेंट प्रपोजल था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम दूसरा नाम विसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते हैं। इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे और जितने भी मेंबर्स इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हैं वो तमाम इंडियंस होंगे, उसमें कोई भी ब्रिटिश नहीं होगा एक्सेप्ट गवर्नर जनरल हिमसेल्फ एंड कमांडर इन चीफ। यहाँ फॉर एग्जांपल अगर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 12 मेंबर्स हैं तो इसका मतलब है 10 मेंबर्स इसमें इंडियंस रहेंगे, 10 मेंबर्स में कोई ब्रिटिश नहीं रहेगा, और जो बाकी 2 हैं वो गवर्नर जनरल खुद ब्रिटिश रहेगा और कमांडर इन चीफ वो भी ब्रिटिश ही रहेगा। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तमाम कम्युनिटीज़ जितने भी इंडिया में, चाहे हिंदूज़ हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ इंडिया में हैं, तमाम सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन गवर्नर जनरल के काउंसिल में मिल जाएगी। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं इट विल फंक्शन एज इंटीरियम गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
35 ये एज इंटीरियम गवर्नमेंट इंडिया में काम करेगी। उसके बाद गवर्नर जनरल को अलो किया जाएगा टू यूज़ वीटो, और गवर्नर जनरल विल वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। जो गवर्नर जनरल में इंडियन मिनिस्टर्स होंगे उसके एडवाइस पे वो काम करेगा, लेकिन वो यूज़ कर सकता है वीटो। अगेन मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप मुझे बोलोगे कि वीटो का क्या मतलब होता है। आपने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा है होगा, प्रेसिडेंट की को वीटो पावर्स होता है। आप मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि वीटो का क्या मतलब होता है। उसके बाद यही जो ये 4 प्रपोजल्स वेवल ने अपने प्लान में रखा है, जिसको वेवल प्लान कहते हैं, इन्हीं को डिस्कस करने के लिए अब कांग्रेस लीडर्स शिमला में मिले और एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस में कितने प्रोमिनेंट इंडियन मेंबर्स ने शिरकत की, तो आपको आंसर करना है 12 प्रोमिनेंट लीडर्स ने शिमला में आके शिमला कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया और वेवल प्लान को डिस्कस किया। इसीलिए मैंने लिखा है कॉन्फ्रेंस ऑफ 12 प्रोमिनेंट मेंबर्स इंडियन मेंबर्स कॉल्ड एट शिमला टू कंसिडर वेवल प्लान। लेकिन अगेन मैं आपको बताते चलूँ, दिस प्लान रीच्ड एट नो एग्रीमेंट। इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि जो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे डिमांड ऑफ वीटो पावर। अगेन ओनली मुस्लिम जो लीग हैं वो डिसाइड करेंगे कि जो काउंसिल में आपने कहा कि इंडियन मेंबर्स ही रहेंगे, खाली मुस्लिम लीग मुस्लिम मेंबर्स को डिसाइड करेंगे कौन कौन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें आप मुस्लिम लीग को वीटो पावर आप दीजिए। वीटो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो कि क्या होता है। कांग्रेस का स्टैंड ये रहा कि कांग्रेस ऑब्जेक्टेड, कांग्रेस ने कहा कि अगर आप मुस्लिम लीग की डिमांड को एक्सेप्ट करोगे तो देन इट वुड बिकम प्योरली कास्ट हिंदू पार्टी। तो कांग्रेस फिर एक सिर्फ इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ए हिंदू पार्टी, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस हैड चूजन मौलाना आज़ाद एज इट इज रिप्रेजेंटेटिव, और जो इस शिमला कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकला दैट वाज, वो इन नोटों में ज़्यादा अच्छे से अपीयर नहीं हो रहा है, वो रहा है कि वीटो पावर दिया गया है मुस्लिम लीग को। ये आपको याद रखना है, अली मोहम्मद जिन्ना को वीटो पावर दिया गया शिमला कॉन्फ्रेंस में। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि किसको वीटो पावर मिला एट द एंड और एट द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। तो आपको आंसर देना है अली मोहम्मद जिन्ना। तो गाइस दीज वर सम टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, और आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज। और इस आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी को हम 2 फेजेस में डिस्कस करेंगे, एक फेज़ 1 और दूसरी फेज़ 2। फेज़ 1 में हम देखेंगे इसका आइडिया किसने दिया है, पहला डिवीज़न ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ बनी और किसने बनाया, और सेकंड डिवीज़न हम देखेंगे जो आप सबको पता होगा SC बोस सुभाष चंद्र बोस ने क्या कंट्रीब्यूशन डाली इन द एरिना ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो पहली फेज़ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडियन नेशनल आर्मी में आपको याद रखना है कि आइडिया जो इंडियन नेशनल आर्मी का है वो दिया है मोहन सिंह ने। तो आपको याद होगा, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बताते आ रहा हूँ कि जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ उसमें जो ब्रिटेन है उसकी हालत बहुत ही डिटेरियोरेट थी हो रही थी, और जो जापान था, जापान वाज ओवर पावरिंग द ब्रिटिश। जितने भी कॉलोनीज ब्रिटिश की हुआ करती थी जापान उनको कैप्चर कर रहा था, और जो इन कॉलोनीज में ब्रिटिश के लोग या ब्रिटिश के जो आर्मी मेंबर्स थे उनको वो प्रिजनर्स ऑफ वार बना रहे थे। तो इसी तरीके से मोहन सिंह ने 1942 में वो कैप्टन थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे के, और ब्रिटिश इस
ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन मोहन सिंह को जापान प्रिजनर ऑफ वार बनाता है। तो जब इसको POW प्रिजनर ऑफ वार बनाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है जापान के द्वारा, उसने देखा कि जापान भी ब्रिटिश के खिलाफ ही लड़ रहा है और हमारा मकसद भी है कि वी आल्सो वांट टू ओस्ट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। तो इसलिए मोहन सिंह ने डिसाइड किया कि वो जापान को हेल्प करेगा टू ओवर पावर द ब्रिटिश। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि मोहन सिंह टर्न टू जापानीज फॉर हेल्प। तो सितंबर 1942 में इसी मोहन सिंह ने सिंगापुर में फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी को सेटअप किया और जिसमें 16,000 प्रिजनर्स ऑफ वार थे। जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वार जापान के कब्जे में थे इंडिया के, उनको मिला के उसने फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बनाया सिंगापुर में। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज कंसीव्ड बाय मोहन सिंह। उसके बाद लेटर ऑन ये जो मोहन सिंह की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश और लेटर ऑन देयर केम अप सम डिफरेंसेस बिटवीन द मोहन सिंह एंड जापान, जिसकी वजह से जो ये फर्स्ट डिवीजन था ये क्रश हुआ और उसके बाद सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी स्टार्ट होता है। और इंडियन नेशनल आर्मी के सेकंड फेज को अच्छे से समझने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू सम ब्राइटेस्ट सम इंसाइट्स अबाउट हाउ सुभाष चंद्र बोस कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन इंडिया। तो गाइज आपको याद होगा मैंने पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल में एक सेशन करती थी, यूजुअली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसी तरीके से एज यूजुअल 1939 में कांग्रेस का एक सेशन होता है त्रिपुरी में, जो मध्य प्रदेश जबलपुर के सराउंडिंग में एक एरिया है त्रिपुरी, वहाँ पर कांग्रेस का एक सेशन होता है 1939 में। और इस सेशन में एक क्राइसिस होता है, एक इश्यू अराइज होता है जिसको हम कहते हैं त्रिपुरी क्राइसिस ओवर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आपको याद होगा सूरत स्प्लिट में भी इसी तरीके से एक क्राइसिस हुआ था ओवर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी अगेन 1939 में क्राइसिस होता है, इशू होता है ओवर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कि इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। पहले एक तरफ SC बोस खुद उठते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, दूसरी तरफ सितारा मैया को गांधी नॉमिनी बनाते हैं। गांधी कहते हैं कि नहीं, SC बोस को नहीं, सितारा मैया को हम इस सेशन के प्रेसिडेंट बनाते हैं। लेकिन SC बोस उस टाइम बहुत फेमस हुए थे और उसने यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप को जीता और जो सितारा मैया था ही डिफीटेड, और जिस पे गांधी ने कहा कि ये सितारा मैया की डिफीट नहीं है, ये मेरी डिफीट है क्योंकि मैंने इसको नॉमिनी बनाया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, लेकिन जो मेंबर्स थे कांग्रेस के दे रिफ्यूज्ड टू वर्क अंडर हिम क्योंकि वो दे हैड ए स्ट्रॉन्ग वेनरेशन एंड रेस्पेक्ट टू द गांधी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम SC बोस के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद SC बोस ने खुद रिज़ाइन किया और एस्टैब्लिश और एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक वेस्ट बंगाल में। तो गाइस बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक किस ने एस्टैब्लिश किया, तो आपको आंसर करना है सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, और ये एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद जब SC बोस ने रिज़ाइन किया 1939 में, उसके बाद राजेंद्र नाथ प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया इस सेशन के। उसके बाद 1941 में SC बोस ही हैड एस्केप्ड टू बर्लिन, जर्मनी वो भाग गए, जहाँ पर वो हिटलर के साथ मिले जो उस टाइम
ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और उसने एससी बास ने सोचा था कि मैं हिटलर को हेल्प करूं अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन वहां पर उसको ज़्यादा नहीं चला और उसने एक सेटअप की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं इंडियन लीग। जब मैंने आपको पढ़ाया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड, वहाँ पर मैंने इसकी जिक्र की थी, तो यहाँ पर अगेन आप इसको याद रिवाइज कीजिए कि इंडियन लीग वाज एस्टैब्लिश्ड और सेटअप बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1941 इन बर्लिन जर्मनी। उसके बाद 1942 और एक और पर्सनालिटी आगे आते हैं जिसका नाम है राज बिहारी बोस, जिसने इंडियन नेशनल आर्मी को अगेन बनाया, अगेन फॉर्मेशन डाली इंडियन नेशनल आर्मी की। किसने? राज बिहारी बोस 1942। और 1943 में बॉस जो थे राज बिहारी बोस, वो सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी इन जुलाई 1943 एंड राज बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम। जो राज बिहारी बोस था जिसने 42 में अगेन इंडियन नेशनल आर्मी को एस्टैब्लिश किया था, उसने इनवाइट किया सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में और कहा कि आप इसका जो लीडरशिप है आप ये लीजिए और आप इसको दोबारा रीएस्टैब्लिश रीऑर्गेनाइज कीजिए, जो फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जुलाई में किया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज फॉर्मड ऑन अक्टूबर 21, 1943 बाय सुभाष चंद्र बोस। ये एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि अक्टूबर 21, 1943 में बॉस ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को बनाया, दैट इज़ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। एक तो इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, उसकी लीडरशिप को कंट्रोल किया और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को बनाया, जिसके हेडक्वार्टर सिंगापुर एंड रंगून में रखे गए। किसके? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के हेडक्वार्टर सिंगापुर एंड रंगून में रखे गए। और मकसद क्या है रखा इस गवर्नमेंट का? इट वाज इन्वेड इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापान, जो जापान की मदद से हम इंडिया को इन्वेड करेंगे और ब्रिटिश को हराएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट MCQ जो बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में ऐड किया है, दैट वाज अबाउट द मेंबर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। लक्ष्मी सिंघाल एक वुमेन रही हैं जो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की मेंबर रही हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसी वुमेन है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जिसकी फॉर्मेशन एससी बॉस ने डाली उसकी मेंबर रही? तो लक्ष्मी सिंघाल। और जो रेजिमेंट्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनके नाम भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज़ गांधी ब्रिगेड, सेकंड इज़ नेहरू ब्रिगेड, थर्ड इज़ रानी झांसी ब्रिगेड, फोर्थ इज़ सुभाष ब्रिगेड। ये कुछ ब्रिगेड हैं जिनके नेम्स आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी की सेटबैक, इसकी ये किस तरीके से फॉल हुई। 1944 में उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था जिसे हम इम्पाल कैंपेन कहते हैं, यानी कि वो अब इंडिया में एंटर होना चाहते थे टू ओस्ट द ब्रिटिश को हराने के लिए, इंडिया को इन्वेड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ जापान। तो INA प्लस जापान इम्पाल तक पहुँचे, लेकिन जो ये इम्पाल कैंपेन था वो फेल हुआ। यहाँ पर एक बैटल होता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ कोहिमा। गाइस प्लीज़ आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा। बैटल ऑफ कोहिमा कब हुआ? 4 अप्रैल 1944। और ये ब्रिटिश और INA प्लस जापान के दरमियान होता है, जिसमें ब्रिटिश जीत जाता है, जिसमें ब्रिटिश की और जो इंडियन नेशनल आर्मी है ये क्रश होती हैं, ये फॉल होती हैं। इस तरीके से जो जापान है वो रिट्रीट, वो भाग जाती हैं, वापस भाग जाती हैं और ब्रिटिश जीतती हैं और 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार एंड होता है।
और जितने भी इस वार में बैटल ऑफ कोहिमा में इंडियन नेशनल आर्मी के जो मेंबर्स थे उनको पकड़ा जाता है और उनको बनाया जाता है प्रिजनर्स ऑफ वार बाय द ब्रिटिश। फिर उसके बाद INA ट्रायल्स किया जाता है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक और आज का लास्ट फैक्ट, बॉस इज सेड टू हैव किल्ड, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि मुझे भी अभी पूरा मालूम नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। अब ये बुक्स लिखती हैं कि जो बॉस है, SC बॉस है, वो फिर मरा है, वो ही डाइड इन एयर क्रैश ओवर टैपी। वो जो टोक्यो जा रहा था वहाँ पर एक एयर क्रैश हुआ, एक हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से जिसमें SC बॉस भी थे और वो मर गए ऑन अगस्त 18, 1945। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया और आप मेरे वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। और जो PDF की डिमांड बहुत अरसे से आ रही थी, उसके लिए भी मैंने आपके लिए सलूशन निकाला। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला है, मैंने नंबर भी आपके साथ शेयर किया है, आप उसको मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, वो आपको उसने कुछ मिनिमम अमाउंट रखा है 50 रुपीज़ का, क्योंकि उसने एक ऐप परचेज़ की है तो उसके लिए उसने ये मिनिमम चार्जेस रखे हैं। तो आप उसके साथ कांटेक्ट करके PDF हासिल कर सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट इनकम्बेंट अपॉन यू टू परचेज द PDF, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ मेड नोट्स से भी काम चला सकते हो। ओके बाय, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।